गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूं प्रज्ञा अग्रवाल, आपकी एजुकेटर, और DICS के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सो आई एम बैक विथ माय सीरीज इकोनॉमी इन न्यूज, और आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक, स्टॉक मार्केट। राइट, कोविड टाइम्स में सबने किया होगा, सब वेले बैठे थे, राइट, और सबको इंटरेस्ट तो आया ही होगा कि चलो ठीक है, पैसा आइडल पड़ा है, थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, राइट। और ये भी नहीं तो स्कैम 1992 तो सबने देखी होगी, और देखी नहीं है तो हर्षद मेहता स्कैम तो सबने सुना ही होगा, राइट। सो वही टॉपिक है आज का हमारा, इट्स राइजिंग स्टॉक मार्केट्स, राइट। तो स्टॉक मार्केट्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है? Yes, it is very much part of our syllabus. 2023 UPSC prelims के क्वेश्चन में रेट्स एंड विट्स का क्वेश्चन पूछा, उसके पहले भी वो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो यस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अब स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है, तो स्टॉक मार्केट डिस्कस करना मैंडेटरी हो जाता है, राइट। नाउ क्यों डिस्कस करना है हमें स्टॉक मार्केट, अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सो फर्स्ट रेलेवेंस, सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई है। सेंसेक्स 67,000 क्रॉस कर चुका है, निफ्टी 20,000 क्रॉस कर चुका है, और ये सारे बेंचमार्क रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद है, ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी। सेंसेक्स निफ्टी क्या है अभी नहीं पता है, हम आगे डिस्कस करने वाला है, डोंट वरी, बट रीजन इज दिस टॉपिक डिस्कस करने का। देन अभी क्या हो रहा है, सारे वर्ल्ड के मेजर मार्केट्स, यूएस का डो जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, या फिर चाइना का शंघाई कंपोजिट, व्हाटएवर, सारे नेगेटिव्स में रन कर रहे हैं, बट इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई राइज कर रहा है। क्या रीजन है इसके, ये भी देखेंगे हम आगे। देन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड सही है, सबने सुना होगा, धोनी का ऐड है, सचिन तेंदुलकर का ऐड है, राइट। म्यूचुअल फंड सही है तो वाकई सही है। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स राइज हुए हैं काफी ज्यादा अभी। एक रीजन इसका ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अब बढ़ रहा है कैपिटल मार्केट पे। दूसरी चीज इसकी ये है कि कोविड टाइम्स में सबने पैसा लगाया है तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा राइज हुए हैं। एंड अनदर थिंग, RBI की रिटेल गिल्ड सिक्योरिटी स्कीम, इसके ऊपर 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। सो रिटेल गिल्ड सिक्योरिटी स्कीम RBI की, वो आने के बाद जिसमें अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, जो पहले बड़े इन्वेस्टर्स ही कर पाते थे, अब आप सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ वो चीज कर सकते हैं, राइट। सो उसकी वजह से भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगना बढ़ा है। नाउ कुछ की फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो प्रीलिम्स रेलेवेंट है और पता होने चाहिए। फर्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबने सुना होगा, दलाल स्ट्रीट तो सबने ही सुना होगा, राइट। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ये स्टेब्लिश हुआ था, एंड इसमें 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, गाइस, इमेजिन 5,000। देन कम्स सेंसेक्स। सेंसेक्स हम बोलते हैं, डेली पार्लेंस में डिस्कस करते हैं, न्यूज़पेपर के इकोनॉमी के पेज पे भी गोल्ड सिल्वर के रेट के साथ सेंसेक्स निफ्टी भी दिया होता है, राइट। सो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। और इसमें कितनी कंपनीज का स्टॉक एनालिसिस इंक्लूडेड होता है? टॉप 30 कंपनीज एज पर द मार्केट कैप। मार्केट कैप पता है क्या होता है? मार्केट कैप मतलब किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एज पर इट्स शेयर वैल्यूज इन द मार्केट, ठीक है, उसका मार्केट कैप बोलते हैं। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस से मिला के जो इंडेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। Then coming to NSE, National Stock Exchange. National Stock Exchange भी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसमें 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एनएससी, 1992 में ये बना था, ठीक है। बीएससी 1995 में पूरा इलेक्ट्रॉनिक हुआ, बट एनएससी इकलौता ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो बनते के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक था। ये इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म था जो फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग एनएससी, एंड इसका इंडेक्स है निफ्टी।
निफ्टी 50 सुना होगा आपने, राइट? सो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, और निफ्टी में हम टॉप 50 कंपनीज के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग स्टॉक एनालिसिस लेते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, राइट? Then comes MCX. सुना है किसी ने? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है, 2003 में स्टेब्लिश हुआ इंडिया में, ठीक है, जो कमोडिटी मार्केट में डील करता है। ओके, इसमें कंपनीज के प्राइसेस पे नहीं खेला जाता, बट कमोडिटीज के प्राइसेस पे, बी इट एनर्जी सेक्टर, क्रूड के प्राइसेस हो गए, बुलियन हो गया, सिल्वर गोल्ड, राइट, या फिर इट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज, चना दाल, इनके प्राइसेस पे खेलते हैं, या फिर मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, एनीथिंग। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये क्या है? कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं अंडरलाइन कमोडिटी की वैल्यू से, राइट? फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो हैं वो डेरिवेटिव्स मार्केट का पार्ट बनते हैं। अब फ्यूचर्स क्या है? बिफोर डिस्कसिंग फ्यूचर्स, इसका इंडेक्स है MCX ICON इंडेक्स, ठीक है? ये नाम आप प्रीलिम्स के लिए याद रख सकते हैं, वो टेबल फॉर्मेट में पूछ सकते हैं आपसे, तो ये फैक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये MCX ICON इंडेक्स जो है वो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट शो करता है कमोडिटीज के, ओके? और ये काफी ज्यादा रियल टाइम है, ओके? अब ये फ्यूचर्स है क्या? हम बार बार डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स डिस्कस कर रहे हैं, बट फ्यूचर्स एक्चुअली है क्या? So futures, मैं इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, डेट सिक्योरिटीज इन सब में नहीं जा रही हूँ, बट जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रही हूँ, राइट? सो फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स से हम समझ सकते हैं, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, फ्यूचर मतलब भविष्य, राइट? तो वही है ये। फ्यूचर्स जो होते हैं वो अग्रीमेंट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो पार्टीज के बीच में, जो किसी कमोडिटी की सेलिंग या बाइंग को लेके होते हैं, बट एक्चुअल में कमोडिटी की बाइंग सेलिंग नहीं होती है स्टॉक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, प्राइसेस पे गेम खेला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बायर ने बोला है कि ऑन फॉर एग्जाम्पल आज जो भी डेट है, अगर कभी उसने बोला कि मैं 1 फरवरी 2023 को सेलर से कॉपर का डीलिंग हो रहा है, तो कॉपर खरीदूंगा 1 kg एट द रेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बायर और सेलर के बीच में, ओके? अब ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब 1 फरवरी को कॉपर का जो भी रेट होगा, फॉर एग्जाम्पल यदि उस दिन कॉपर का रेट 1200 रुपए है, तब भी बायर 1000 रुपए ही देगा सेलर को, ठीक है? और सेलर जो है वो 200 रुपए बायर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, राइट? बट यदि उस दिन 800 रुपए है रेट कॉपर का, तब भी बायर 1000 रुपए ही देगा सेलर को और 200 रुपए का प्रॉफिट सेलर ने कमा लिया, राइट? सो दिस इज रिगार्डिंग फ्यूचर्स। तो ये इसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, स्टॉक मार्केट इज जस्ट सो अमेजिंग। काफी सारी अब चीजें आ गई है, और बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट यू शुड नो कि हमको किस तरीके से इन्वेस्ट भी करना है। और नया कंसेप्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये तो सुना होगा यार, मार्च अप्रैल में काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही ज्यादा नया कंसेप्ट है कंसीडरिंग इंडियाज पर्सपेक्टिव, ठीक है? मार्च 2023 में एनएसई और बीएसई दोनों ने ही अपने सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं और सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस एस्टैब्लिश किए हैं। अब ये है क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज? सोशल स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ चैरिटी है, नथिंग एल्स। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सोशल एंटरप्राइजेस खुद को लिस्ट करके फंड्स रेज कर सकती हैं। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। और एक और जरूरी चीज जिसपे प्रीलिम्स में डेफिनेटली आई गेस क्वेश्चन आ सकता है इस बार, एंड दैट इज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जिसपे सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क करते हैं। अब जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल क्या है? मतलब सिंपली ये कि आप पैसा देके भूल जाओ सोशल एंटरप्राइजेस को, ठीक है? मैच्योरिटी डेट पे इंटरेस्ट तो छोड़ो, आपको प्रिंसिपल भी रिटर्न नहीं होने वाला है, ठीक है? चैरिटी कर रहे हो यार, पैसा वापस लोगे क्या? सो दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। नाउ
अब स्टॉक मार्केट हम जब भी सुनते हैं तो एक फेरोशियस बुल और एक फेरोशियस बियर हमारे दिमाग में अपीयर होते हैं, राइट? तो क्या है ये बुल्स और बियर्स? ठीक है, सो बुलिश मार्केट वो है जो राइजिंग है, ओके जो राइजिंग मार्केट है, जिसके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी साउंड है, वो बुलिश मार्केट है। और जो मार्केट रिसीड कर रहा है, सिंक कर रहा है, वो बियर्स है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बियर्स खराब है, ठीक है? बियर्स मतलब ये है कि मार्केट जब स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं तब वो शेयर्स खरीदेंगे, फिर जब चढ़ेंगे तो शेयर्स बेचेंगे, वो ऐसा पैसा कमाएंगे। और जो बुलिश होते हैं वो सेल आउट करते हैं प्राइसेस बढ़ने पे। सो बुलिश मार्केट इज जब मार्केट्स राइज कर रहे हैं, एंड बियरिश मार्केट इज जब जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हो गया, या इकोनॉमिक फंडामेंटल साउंड नहीं है और मार्केट्स रिसीड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द सिंपल कांसेप्ट ऑफ बुल्स एंड बियर्स। आई होप अभी तक जो भी डिस्क्रिपेंसीज रही होंगी माइंड में रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट कुछ हद तक क्लियर हो रही हैं। नाउ मूविंग अहेड, नाउ अब ये इंडाइसेस राइज क्यों कर रहे हैं, ये भी पता होना जरूरी है कि क्या ऐसा हो रहा है कि सारी दुनिया के मार्केट्स जहां गिर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी सस्टेन कर रही है और सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? दैट शुड बी नोन। सो सबसे पहले तो हाई एक्सपेक्टेड ग्रोथ, हाई एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज द की। इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक भी एडमिट कर चुके हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमिक मार्केट, राइट? सो अभी क्या हो रहा है कि अभी काफी सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट ने भी बोला है कि इंडियन इकोनॉमी ना सिर्फ 4 से 5 साल की ग्रोथ सस्टेन करने वाली है, बट आने वाले 15 से 20 सालों में हाई एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया से, राइट? बट उसके रीजन क्या है, इंडिया से ही क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? सो फर्स्ट, सबड्यूड ग्लोबल डिमांड। अभी हम क्या देख रहे हैं, वेस्टर्न मार्केट में भी, बीट यूएस, बीट वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, व्हाटएवर, सब जगह क्या हो रहा है कि ग्लोबल डिमांड नहीं है, बिल्कुल डिमांड नहीं है उनके मार्केट्स में। इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स भी सिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके मार्केट में डिमांड नहीं है। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा राइज कर रहा है, डेट बर्डन काफी ज्यादा इन कंट्रीज पे। बट इंडिया में क्या हो रहा है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ रिसेंट क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर गया जून 2023 और रिपोर्ट आया, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.8%, विच इज वेरी साउंड, ठीक है? सो जस्ट इमेजिन, जहां ग्लोबल डिमांड पूरा सबड्यूड है, इंडिया में अभी भी इकोनॉमी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। देन डोमेस्टिक कंजम्पशन, पॉपुलेशन का कुछ तो फायदा होना चाहिए, राइट? पॉपुलेशन है इंडिया की अच्छी, तो मार्केट अच्छा है इंडिया का, डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी अच्छा है, राइट? सो दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी सस्टेन कर रही है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी अच्छा है अभी हमारा, ठीक है? और डिमांड हाई, क्योंकि हमारे एक तो फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, फेस्टिवल्स कभी खत्म नहीं होने वाले, तो डिमांड कैसे खत्म होगी, राइट? देन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मेजर सेक्टर है जो कंप्राइज करता है हमारी इकोनॉमी का, ठीक है? टोटल 50% देता है, ये टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का 50% सर्विस सेक्टर कंप्राइज करता है। कोविड के टाइम पे होटल बिजनेस हो गया या दूसरी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई, वो सिंकिंग हुई थी, बट आफ्टर रिवाइवल अब वो फिर से ग्रो कर रही हैं और अभी काफी अच्छे से रिवाइव कर रहा है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसकी वजह से डिमांड राइज हो रही है। हमने इकोनॉमिक साइकिल देखा था, मैंने अपने करंट अफेयर्स वीकली में भी डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, यदि समझना है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, राइट? सो सर्विस सेक्टर रिवाइवल इज अनदर की रीजन। देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स आर राइजिंग। GFCF, गवर्नमेंट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, Y इज इक्वल टू PFCE प्लस GFCE प्लस GFCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट? यही पढ़ते हैं नेशनल इनकम का फॉर्मूला। PFCE क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम जैसे लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये मेजर चंक है नेशनल इनकम का, इट कंप्राइजेस अराउंड 50%, राइट? देन कमिंग टू GFCE, दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी में, दिस इज 11% ऑफ टोटल नेशनल इनकम। देन कमिंग टू GFCF, gross fixed capital formation, right?
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इक्विपमेंट्स में, मशीनरी में, राइट। सो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कितना कंप्राइज करता है हमारी नेशनल इनकम का, 38%। सी आफ्टर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेजर चंक कहां से आ रहा है इनकम का, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, जो 38% है। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट से छोटा एरिया कंप्राइज करता है हमारी नेशनल इनकम का। सो सी गाइस, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूअसली आते रहना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेविंग्स ही आगे जाकर इन्वेस्टमेंट बनती है, ठीक है। अब लोगों में टेंडेंसी हो रही है सेव करने की, लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो रहे हैं, सेव कर रहे हैं, साथ में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। पैसा पलंग पेटी में नहीं रखा है, अब जाके बैंकों में जमा कर रहे हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ है, जिसकी वजह से भी इंडियन मार्केट्स राइज कर रहे हैं। जब भी आप आपके मेंस के आंसर्स लिखेंगे तो वो इसी तरीके से होंगे, विद फैक्ट्स मेंशन करेंगे, कंसेप्ट्स मेंशन करेंगे। आई गारंटी यू विल गेट गुड मार्क्स। कमिंग बैक, सो हमने देखा जीएफसीएफ 8% से राइज कर रहा है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। देन सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर इंडिया ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ है बारिंग कोविड टाइम्स की बहुत ही ज्यादा सिंकिंग हो गई हो इकोनॉमी, राइट। सो अभी इन्वेस्टर्स में, रिटेल इन्वेस्टर्स में भी द कन्विक्शन ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड इज राइजिंग, जिसकी वजह से भी हमारे मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं। अनदर थिंग G20, धन्यवाद मोदी जी, 4100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट नहीं गया। ऑब्वियसली इंटरनेशनल फोरा पे इंडिया की एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट हुई है। दूसरे मार्केट्स में भी इंडिया के मार्केट को लेके कॉन्फिडेंस राइज हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टर्स अब बाहर से आके इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। सो इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया की इमेज इंप्रूव करना एक बहुत ही अच्छा साइन रहा है हमारे लिए, राइट। देन so this has boosted investor confidence in the Indian economy. Then coming to FPIs, foreign portfolio investment, सबने सुना होगा, FDI तो सुना ही होगा, राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPIs कैसे डिस्टिंक्ट है FDIs से? FPIs में लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हैं, प्लस अनदर थिंग इज कि आपको ऑनरशिप नहीं मिलती है कंपनी में, ठीक है, आप सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। बट एफडीआईज के केस में आपको ऑनरशिप भी मिलती है और मोर देन 10% स्टेक है आपका कंपनी में, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी कैपिटल फ्लाइट, फेड टैपरिंग, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। हमने लास्ट टाइम देखा कि इंडिया में फेड टैपरिंग हुआ था, ओके, सॉरी, फेड टैपरिंग यूएस ने किया था, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट से कैपिटल फ्लाइट हुआ था और फिर रुपये की वैल्यू जो डॉलर के कंपैरिजन में गिरने लगी थी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट। सो अब क्या हो रहा है, एफपीआईज वापस पैसा इंडिया में लेके आ रहे हैं क्योंकि मार्केट साउंड है, पैसे से उनको पैसा मिल रहा है, राइट, पैसे से ही पैसा बनता है, हम जैसे बात करते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट में उनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो एफपीआईज अब वापस इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। सो दिस आर ऑल द रीजंस कि क्यों हमारे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्यों हमारा शेयर मार्केट इतना चढ़ रहा है, राइट। इकोनॉमी की ब्यूटी यह है कि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो वो हर जगह अप्लाई हो जाता है, राइट। फिर आपको लॉजिकली सोचने की, ज्यादा क्रेम करने की चीजें जरूरत नहीं होती, लॉजिकली चीजें बन जाती है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमी। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर एंड देन देयर इज नथिंग कॉल्ड डिफिकल्ट इन इकोनॉमी। Now, concerns remain. हमेशा ऐसा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं होता, किसी की लाइफ में भी नहीं होता, ठीक है। सबकी लाइफ में रोलर कोस्टर होता है, तो कभी अप्स है कभी डाउन्स है, तो डाउन्स तो हैं। सो कंसर्न्स रिमेन। सो व्हाट आर द कंसर्न्स? नाउ, एक तो हमने जो पहले भी डिस्कस किया, ग्लोबल डिमांड सबड्यूड है, एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, तो क्या हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी सिंक इन कर रहे हैं। जब ग्लोबल मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो हमारे प्रोडक्ट्स आउटसाइड मार्केट में सेल नहीं हो पाएंगे। तो एक ये चीज है जो ड्रैग कर रही है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स सिंक इन कर रहे हैं, ओके। और अभी हम यूएस जैसी कंट्रीज की भी बात करें तो क्या हो रहा है, वहां पे डेट बर्डन काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और डिमांड बिल्कुल नहीं है, स्लो डाउन कह सकते हैं हम, ओके। देन एग्रीकल्चर, कोविड टाइम्स में सारे सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ थी, ओनली सेक्टर जो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा था वो था एग्रीकल्चर, ठीक है। बट कोविड के बाद ये सिचुएशन रिवर्स हुई है, अब ओनली सेक्टर जो नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, बाकी सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चर की ग्रोथ स्लो होने की वजह से
भी एक कंसर्न हो सकता है और इकोनॉमिक ड्रैग का सामना इंडिया को करना पड़ सकता है। और एग्रीकल्चर में ग्रोथ स्लो होने का रीजन क्या है? एक तो डेफिशिएंट मॉनसून है, पहले पानी आ ही नहीं रहा था जब उन्होंने सो करा यील्ड्स को, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो बहुत पानी आ गया और फसलें खराब हो गई, राइट। सो बैलेंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने बैलेंस खराब किया है नेचर का, राइट। सो अभी क्या हो रहा है? तो डेफिशिएंट मॉनसून एट द टाइम ऑफ सोइंग, देन डिमांड लो है, फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई है। डिमांड लो कहाँ पे बात कर रही हूँ मैं? रूरल इकोनॉमी में। देखें, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है आज भी हमारी रूरल इकोनॉमी, वहां से इनकम डेराइव नहीं हो रहा है, लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, तो डिमांड कैसे होगी? सो रूरल डिमांड अभी भी सबड्यूड है इंडिया में क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कम हो रही है। देन डबलिंग फार्मर्स इनकम वाली जो चीज हुई थी वो डेटा फैक्ट्स के अकॉर्डिंग शायद हो चुका है अचीव, बट ग्राउंड लेवल पे अभी भी सिचुएशन इज नॉट दैट गुड, राइट। सो और दूसरी चीज फूड इन्फ्लेशन हाई, इन्फ्लेशन वाला जो लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने करंट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स डिस्कस किए थे, स्टैटिक नहीं था वो, राइट। सो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फूड इन्फ्लेशन हाई होने के रीजन क्या है। यू कैन गेट बैक टू दैट एंड वॉच इट, ओके। सो फूड इन्फ्लेशन हाई होना भी एक रीजन है जो इकोनॉमिक ड्रैग का कारण बन सकता है, राइट। और दूसरी चीज ये कि एक तरफ हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन ज्यादा हाई है, दूसरी तरफ हमें ग्रोथ भी मेंटेन करनी है। आरबीआई का मेजर टारगेट होता है इन्फ्लेशन कम करना, जो वो अपने रेट हाइक करके करता है, और गवर्नमेंट का मेजर टारगेट होता है ग्रोथ मेंटेन करना, जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके करती है। सो ये ग्रोथ इन्फ्लेशन डाइकोटमी हमेशा रहने वाली है इंडियन इकोनॉमी में, और उसको मैनेज करने के लिए हमें सोल्यूशंस लानी पड़ेंगे। इन्फ्लेशन ग्रोथ डाइकोटमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस के लिए इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। सो फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से हम ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी में? क्या वो कारण हो सकता है कि हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन कर पाए? सो फर्स्ट बीइंग अगेन हाई जीएफसीई, अभी जो हमने डिस्कस किया, हाई जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। सो ये अभी है, इलेक्शन ईयर है, अभी स्टेट्स के इलेक्शंस हैं और नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पेंड करने ही वाली है, ओके। सो अभी क्या हो रहा है, इस साल फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 59% से ग्रो किया है, और स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर 76% से ग्रो किया है, जो कि एक अच्छा साइन है कि इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, राइट। देन सस्टेन राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, हमने देखा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, प्राइवेट्स भी अब इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी सस्टेन रहेगी। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में यूपीएससी से पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ चुका है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना, हर इकोनॉमी में हम देखें, चाइना भी एक अग्रेरियन इकोनॉमी था, फिर उसने मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट किया और उसकी काफी ज्यादा पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और आज वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, राइट। और अब वो सर्विसेज पे शिफ्ट हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी के केस में ये हुआ है कि हम अग्रेरियन इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बने हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बीच में कट ऑफ कर दिया है, बट ये सेक्टर में पोटेंशियल है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने का, और ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का, राइट। तो इसलिए अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कर भी रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो आई है उसके थ्रू। देन हेल्दी कॉर्पोरेट एंड बैंक्स बैलेंस शीट, देन हेल्दी कॉर्पोरेट एंड बैंक्स बैलेंस शीट, ओके। ट्विन बैलेंस शीट का आपने कंसेप्ट सुना होगा, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम।
2019 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ट्विन बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट्स और बैंक्स की बैलेंस शीट लिंक्ड है। कॉर्पोरेट्स लोन लेते हैं बैंक से, यदि कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो वो लोन क्या होगा? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेगा बैंक की बैलेंस शीट में, राइट? सो कॉर्पोरेट्स की हेल्दी बैलेंस शीट जरूरी है बैंक की बैलेंस शीट हेल्दी होने के लिए। सो हेल्दी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, बैंक्स बैलेंस शीट इज नीडेड टू सस्टेन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड अगेन गुड मॉनसून, ऑब्वियसली बैलेंस मॉनसून, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एंड देन स्टेबल क्रूड प्राइसेस, स्टेबल क्रूड प्राइसेस भी बहुत जरूरी है। ओके, अभी काफी वापस से क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट इनकी स्टेबिलिटी जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छा होने के लिए। देन कंजम्पशन पिकअप हो, ओके, रूरल डिमांड भी यदि लैग कर रही है तो वो वापस इंप्रूव हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। So, what's the way forward? इंडियन इकोनॉमी, IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों ने बोला है कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। सो हम हमारा आंसर कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के पिकअप के लिए जरूरी है कि इन्फ्लेशन सॉफ्टन हो और इंटरेस्ट डिक्लाइन हो, राइट? सो ये जरूरी है कि इन्फ्लेशन कम कर पाए और हम इंटरेस्ट रेट्स भी कम मेंटेन रहे इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टमेंट्स और कंजम्पशन दोनों ही पिकअप करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट ट्रेंड्स प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, राइजिंग स्टॉक मार्केट्स, द रीजंस एंड एवरीथिंग। जस्ट एन एडवाइस, म्यूचुअल फंड्स वाकई सही है, सो गो फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ, इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो इन केस कर रहे हो तो। जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट्स। यदि कोई भी डाउट हो आपको, ऐसा कोई टॉपिक आप चाह रहे हैं मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, प्लीज पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, सी यू अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।